मैं बात करने वाला हूँ एक तो लॉज़ के बारे में। नियम क्यों हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। नियम हमारी लाइफ के लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाए, पर अधिकतर लोग नियम तोड़ने नहीं पसंद करते शुरुआती चरण में। और मेरा मानना यही है, जैसे मैंने ये 2 महीने बिताए, 2 महीने अभी बीते नहीं है, मतलब कि 10-12 दिन और है। इन दिनों में मैं अब ये जान रहा हूँ आखिर तो आखिर एंड टू एंड इस महीनों में कि भाई नियम क्यों फ़ायदे के हैं। नियम आपको क्या बनाते हैं। देखो, मैंने अपनी लाइफ इस तरीके से बना रखी है कि मैं बेनियमों के चलता हूँ, और मैंने अब इन 2 महीने जो बेनियमों के चला तो मुझे समझ में आया कि देखो, चीज़ें परफेक्ट इसलिए है ताकि सुविधाएं दे सके। हम कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारा कुछ ना कुछ करने का कर्तव्य बनता ही बनता है। हमें अपनी लाइफ बेटर बनाने की सोचने चिंतन करना ही करता है। बेशक एंड टू एंड हमारे दिमाग में ये क्यों ना है कि हम ईश्वर हैं। ये पी फिजूल का काम है। देखो, ईश्वर का मतलब ये नहीं है। ईश्वर का मतलब ये है कि जो वास्तविकता जान चुका है, जो ये जान चुका है कि देखो, कुछ भी होना उसका कुछ मतलब ही नहीं है। आप कुछ करके जा रहे हो उसका कुछ मतलब नहीं है, बस चीज़ें अपने आप ही ऐसे चली जा रही है। और ये चीज़ें ही जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कुछ करते हैं, क्योंकि हम मर्द हैं, हम मानव हैं। और मानवों का वो है कि जब तक कुछ है तो हम अपने सपनों पे, हम अपने क्या बोलते चीज़ों पे, हाँ मैं मूवी से चुराया हुआ डायलॉग बोल रहा हूँ, बट रियलिटी है यही है कि ब्रेन वॉश के टाइम पे भी पहले मैं सोचता था ब्रेन वॉश कर जाता है। देखो, देश के लिए ब्रेन वॉश करना, क्योंकि देश नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो सिर्फ भावना है हमारी कि हम लोगों ने आपस में एकजुटता होने के लिए एक देश का निर्माण करा, पर वास्तविकता नाम पे कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप किसी बाउंड्री को या बॉर्डर को ही तय करके नहीं कह सकते कि ये भारत की सीमा, भारत नाम का कोई देश है। वास्तविकता में धरती के लिए कोई देश है ही नहीं। अगर एज़ कम्पेयर यूनिवर्स के लिए कहे तो यूनिवर्स अगर कहे कि भाई भारत नाम का कोई देश है, ऐसे तो हम पूरे मार्स प्लेनेट में कितने देश बांट दें, पर मार्स खुद एक अपना एक ग्रह है। तो ये चीज़ें कुछ है नहीं ऐसी। भारत नाम का देश हम कहें तो भारत नाम की कोई वो नहीं है। ये सब मानव द्वारा निर्माणित रेखाएं होती हैं कि हमने इस देश को इतना बांट दिया। अगर जोग्राफिकली बांटे तो भारत तो इतना बड़ा है कि मान के चलो चलते चलते थक जाओगे। सेंटर ही तो कहते हैं कि भारत इतनी बढ़िया जगह है जहाँ बायोडाइवर्सिटी हाई है। तो बायोडाइवर्सिटी जहाँ आई है, कर्क रेखा जहाँ वो है, और जो इतना कई सारे मौसम रखता है, हम उस सेंटर की अगर बात करें जोग्राफिकली तो भारत महामा तक जाएगा, अफ़गानिस्तान तक। पर भारत की बाउंड्री कहाँ कहाँ तक ख़त्म है, कश्मीर से जाती ही ख़त्म है। क्यों? ये सब मानव द्वारा बनाई गई है, ये सब ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, जोग्राफी द्वारा नहीं बनाई गई। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ। जो आप कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते, देखो, गॉड आपके जोग्राफिकली एग्जिस्ट करते हैं, पर 3 को छोड़ के बाकी गॉड जोग्राफिकली एग्जिस्ट करते हैं। ये 3 है कौन? 3 नहीं, वैसे 4 है ये। एक आपका नेचर हो है। नेचर मतलब नेचर का रूप बदल जाता है। प्रकृति को आप उसी तरीके से पूछते हो जिस तरीके की स्थिति में होते हो। ये है क्या? देखो, यूनिवर्सली जो गॉड है वो केवल 4 है। 4, वैसे तो 3 है ना, परंतु मैं नेचर को भी गॉड कहूँगा, गॉड के बराबर की ताकत कहूँगा। नेचर मतलब आपके आसपास का वातावरण या परिस्थिति, एनवायरनमेंट, और ये नेचर के बड़े रूप बदलते हैं। तो मेजरली आपको बात करनी है कि गॉड आपके 3 या 4 है। 4 कौन सा? नेचर खुद एक गॉड है। 3 गॉड जो जगह स्थान बदलने के बाद भी नहीं बदलेंगे, जो हर किसी के गॉड है। एक आपका क्रिएटर स्वयं, एक आपका ऑपरेटर कर्ता अहम, और तीसरा कौन? नाथ। ये 3 नहीं बदलेगी, कितनी भी आगे तक की पहुंच लगा लो, कितनी भी वो लगा लो, ये 3 नहीं बदलेंगे कभी भी। ध्यान रखना, आपके मन कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा गॉड के बराबर पावर रखेगा। आपका ब्रेन मतलब मस्तिष्क या यूनिवर्स हमेशा गॉड के बराबर वो रखेगा। यूनिवर्स, आसमान, काला आसमान को तुम ये नहीं कह सकते कि क्या बोलते हैं, ये ज्योग्राफी बदल गई तो आसमान बदल गया। नहीं, ज्योग्राफी बदल गई तो आसमान नहीं बदलेगा। आसमान का मतलब ये है काला अंधेरा आसमान। नाइट कभी नहीं जाएगी, अंधेरा कभी नहीं जाएगा, ये यूनिवर्सल है। तो मेजरली हमको ये समझना चाहिए। देखो, ज्योग्राफिकली तो आपके देखो भारत में कितने सारे कोड हैं, क्योंकि भारत की ज्योग्राफी बतेरी बहुत डाइवर्स है, बाकी विदेशों में बहुत कम है। परंतु आपने एक चीज़ देखी होगी, 3 की कॉम्बिनेशन हर जगह बन रहा होगा। 3 3 3 3 3 3 3 सोल एंड माइंड एंड वो
तीन बंदे हो गए और तीनों की सिंबल भी हो गए कि एक नर्क का है, एक वाटर का है और एक आसमान का है ना। यही तीन चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। ये जो तीन गॉड है, तीन गॉड ये अपनी क्या स्पेशलिटी देखते हैं। देखो तीनों का मतलब ये है, एक तो गुस्से वाला है, एक जो आसमान की तरह है और एक वो है। ये देखो ये भी जोग्राफिकली है, जोग्राफिकली हमने इनके इन्वायरमेंट तय कर दी, रियलिटी में है तीन ही, स्वयं, अहम और वो शिव। इन तीन के अलावा यूनिवर्सली चीज़ें चेंज हो जाएगी नेचर के अनुसार। नेचर अगर आपके 16 है तो आप 16 तरह के भगवान बना दोगे, क्योंकि इंसान पूछता ही ऐसे है, बट वो अपना अस्तित्व नहीं मिटा सकता। अब ये स्वयं, अहम और ये बने कैसे। देखो हम कुछ भी सोचते हैं, तो हम जब सोचते हैं तो हम अपने आप को एक भगवान मान देते हैं, जिसे कहते हैं क्रिएटर। आप देखो जब भी आप कुछ विचार करते हो, तो मैं अगर विचार कर रहा हूँ, मेरे आसपास कोई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी मैं किसी से विचार कर रहा हूँ ना, ये विचार जो प्रकट कर रहा हूँ मैं प्रकृति द्वारा, तो इसके बीच में एक मध्यम पता चल जाएगा कि हाँ एक और व्यक्ति है जिसको मैं गॉड मानूंगा, ये होगा अहम। तीसरा, मेरे अंदर की आत्मा जो हर बार मुझे शुद्धिकरण के रास्ते बताएगी कि चीज़ों को त्याग दो, चीज़ें जैसी चल रही वैसे चलन दो, ये है शिव। ये तीन अवस्थाएं जो किसी भी इन्वायरमेंट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये मेरे संग है। मैं कोई कुत्ता भी क्यों ना बन जाऊँ, ये तीनों चीज़ें मेरे संग होगी ही होगी। और चौथी चीज़ मेरा इन्वायरमेंट, मेरा नेचर। ये चार नहीं बदलने की, क्योंकि चार मेरी पहचान है, और ये चार के चार कभी भी जोग्राफिकली कोड नहीं बदलेगी। ये जोग्राफी से एग्जिस्ट ही नहीं करते, यूनिवर्स से एग्जिस्ट करते हैं, ये ब्रह्मांड से पड़े हैं ये चार, क्योंकि नेचर तो खुद ब्रह्मांड है और बाकी तीन ब्रह्मांड से पड़े हैं। हाँ, हमारी आत्मा, हमारी चेतना ब्रह्मांड के अंदर पनपती है, इसलिए हमारा स्वभाव, उसका चरित्र, परंतु वो भी अलग ही है। हमारे विचार हमारी पहचान बताते हैं, और हमारी पहचान ये नहीं कह सकती कि हमारी पहचान क्या है, क्योंकि हमारी पहचान खुद ही नहीं जानती हमारी वास्तविक पहचान क्या है, और जान भी नहीं सकती, क्योंकि हम उसके बाद बनते हैं, न कि पहले। दूसरी चीज़, लॉज क्यों इम्पोर्टेंट रखते हैं। देखो लॉज इसलिए इम्पोर्टेंट रखते हैं, नियम इसलिए इम्पोर्टेंट रखते हैं ताकि हम चीज़ों को बेटर कर सकें। देखो सामान्य व्यक्ति या नॉर्मल पर्सन या जो जीवित प्राणी होता है, जो पैदा होता है, तो वो समझ जाता है कि दुनिया ने मेरे संग बुरा करा, तो दुनिया को बेटर कैसे बनाना, सुधारक कैसे बनाना, तो एक चिंतन की तरह रहता है, वो अपने देशभक्ति में लीन रहता है, वो सब चीज़ें रहता है। हम जैसों की थोड़ी कमी होती है, हम थोड़े ओनर टाइप पर्सनैलिटी होते हैं, ओनर कमी बनती है, ठीक है ना। ओनर मतलब कि देखो कुछ लॉजिक्स डायमेंशनली बहुत चलते हैं, डाइवर्स। आप क्या सोचते हो कि ओनर बनाया आपने, ओनर नाम का पद बनाया, एम्प्लॉय नाम के पद बनाए, एक कंपनी नाम की संस्था स्थापित करी, ये सब आपने करी है, मानवों ने। ये सब नेचर करती ही करती है, आप सिर्फ उस चीज़ों को रेप्लिकेट कर लेते हो। आपके विचार भी, मैंने ये कहा कि आपके विचार भी रेप्लिकेट हो गए नेचर के। हाँ, हम जैसे नमूने ओनर टाइप पर्सनैलिटी या राजस्वी पर्सनैलिटी कभी कभी पनपती है, इक्की दुक्की, और हमारे में ये चिंतन होता है कि हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, पर एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी सुपीरियर होती है, और एक ओनर जानता है कंपनी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनी तो सिर्फ इल्यूजन बनाने के लिए दिखाई गई है कि देखो एम्प्लॉयज़, अगर तुम एकजुट रहते हो तो एक कंपनी नाम की संस्था निर्माण होती है। अगर तुम इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देते हो, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर देते हो, तो मार्केट तुम्हें प्रॉफिट देगी। वाकई असलियत में तो मार्केट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ इल्यूजन्स है। कि मैंने कहा कि आप ये प्रोग्राम प्ले करो और प्रोग्राम में इंटरेक्ट करो, आपस में कि सिमुलेटेड गेम खेलो और देखो ये वर्ल्ड है, पर रियलिटी में कोई वर्ल्ड नाम की और प्रोग्राम नाम की चीज़ है ही नहीं। ये तो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, सर्कमस्टेंसेस। यहीं लिमिट सेट हो जाएगी, यहाँ किसी कोई अपनी मानवीय व्यवहार दिखाएगा और इससे यूँ कहेगा ये तो असली दुनिया, पर ये रियलिटी में असली दुनिया है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन की मेंटेलिटी जो बाहर के लोगों की थी वो उसके अंदर दिखी कि एक ह्यूमन के पास जब गेम में पद भारी हो गया तो उसने अपनी मेंटेलिटी दिखाई, दूसरे पे वो करने लगी। पर सोल आर प्योर, सोल तो प्योर होती है, बट इन्फ्लुएंस थोड़ी ना प्योर होता है, इन्फ्लुएंस तो हो जाता है। सोल प्योर है, जब गेम में नहीं घुसी तो हर कोई ये सोच के घुसा है कि मुझे खेलना है, पर जब वो खेलने गेम में उतर जाता है तो वो जीतने का चस्का इतना खून चढ़ा देता है मुंह में कि अब वो खेलने नहीं, जीतने, अब वो हुकूमत पाने, उसका मकसद, उसकी ये सारी चीज़ें, क्यों? गेम ने इन्फ्लुएंस कर दिया।
गेम ने कहा यही हकीकत है, मैं ही फंस गए, यही सरकमस्टेंसेस है। देखो मेरी जवानी तो बड़ी दीर्घकालिक है, मेरी जवानी बड़ी दीर्घकालिक है। आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते मैं क्या से क्या बन जाऊँगा समय समय में। कल मैं नेचर से एक चीज़ पूछ रहा कि हे नेचर, मैं जब मूवी के थोड़े थोड़े टाइटल देख रहा तो मैं देख रहा नेचर लोग इतने ब्रूटल है, क्योंकि मैं तो एक शाकाहारी जीवित हूँ, शाकाहारी प्राणी हूँ। मतलब शाकाहारी प्राणी मतलब कि शाकाहारी खानदान से हूँ, हिंदू खानदान से हूँ। तो मेरे यहाँ इतनी ब्रूटलिटी नहीं चलती, मोमडन्स में चलती है, क्योंकि वहाँ पकड़ा वकड़ा काटा जाता है, मेरे यहाँ नीचे काटा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ बस केवल इतना ही चिंतन करा जाता है, हम काट देंगे, पर वो काटना असलियत में नहीं होता, हम सिर्फ केवल चिंतन करते हैं, वहाँ काट देते हैं, तो अंतर है। तो मैं यूँ सोचता, हे भगवान, इतनी ब्रूटलिटी जब लोग दिखाते हैं, इतनी वास्तविकता घिनौनापन दिखाते हैं। देखो मैं एक फिलोसोफर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मूवी दिखाने से थोड़े और लोग इंस्पायर्ड होएंगे और ऐसे कांड बतेरे होएंगे आने वाले समय में और ज़्यादा होंगे। मैंने नेचर से पूछा, मैंने कहा हे नेचर, अगर तू एग्जिस्ट करती है तो मुझे इतना तो जरूर बता, तू मुझे जिंदा काहे को रखी पड़ी। मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सन हूँ, मैं कहता हूँ ऐसी दुनिया में जी के क्या फ़ायदा, बेफालतू में तू उन लाखों लोगों को मरवाती है, एक ये नमूना भी अगर मिट जाएगा तो तेरा क्या चाहता। तो सिंपल सा मन में रिप्लाई आता, मन में रिप्लाई केवल और केवल ये आता, तो बेटा अभी कर्म करने हैं, जब तक कर्म तुम्हारे समाप्त नहीं होएगी तब तक तुम क्या नेचर भी चाहे जा नहीं सकते। अंदाज़ा है क्यों, अभी अनजान हो। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, अभी वो नादान है, आप कह रहे हो कि बेटा अभी सीख ले, चीज़ों को समझ ले, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बेटा कह रहा है मुझे नहीं सीखनी, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, आप क्या करोगे, उसे जाने दोगे? नहीं। क्यों नहीं जाने दोगे? क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जॉब है। कोई टीचर के सामने बच्चा आया कि मैम या सर जी मैं नहीं सीख पा रहा, तो क्या टीचर यूँ कहेगा बेटा तुम क्लास से अब तुम्हारा मन जो है वो चले जाओ? नहीं, आप कहोगे कि बेटा अभी तो अनजान है, अभी तू बैठे बैठे पढ़, बेशक उसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़े। क्यों? क्योंकि जब उसे उस चीज़ की वैल्यू पता चलेगी, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद जब तुम उससे पढ़ाओगे और उसे मज़ा आने लग जाएगा, तब वो कहेगा, तब वही व्यक्ति, तो वही बच्चा क्यों कहेगा अब मुझे नहीं जाना। क्यों? समय में क्यों बदल गया ये पल, ये चिंतन क्यों बदल गया? यही है इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, कि पावर ऑफ इन्फ्लुएंस 3 तरीके से होती है। पहली अथॉरिटी द्वारा, पॉलिटिकली, कॉन्टिनेंटली। अगर मान लो कोई मुझसे व्यक्ति पंगा ले रहा है और मैं थोड़ा प्रचारिक व्यक्ति नहीं हूँ, प्रचारिक मतलब कि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरे को लोग जानते हो और लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं गरीब हूँ, तो मैं एक तरीके से एक्शन ले सकता हूँ कि मेरे पास जो लोग बहुत ऊपरी हाई पोस्ट में हैं उनसे मेरा संपर्क है, ठीक है। और जब मेरा उनसे संपर्क है तो मैं उनको, जो मुझे तंग कर रहा है, जो मुझे एज ए गरीब ट्रीट कर रहा है, मैं उसको सफाया कर रहा हूँ। ये है कॉन्टिनेंटल पावर। ये यूँ कह लो, क्या बोलते हैं इस पावर को, यूँ कह लो कि भाई कॉन्टिनेंटल नहीं, इसे कह लो पॉलिटिकल पावर। रियल पॉलिटिकल पावर ये कहलाती है। लोग मुझे जानते नहीं हैं, परंतु मैं उन लोगों को जानता हूँ जो लोग सबको जानते हैं, बस ये है पॉलिटिकल पावर। थर्ड सेकंड पावर, कम्युनिकेटेड पावर। ये है क्या है कम्युनिकेटेड पावर? ये लोग प्रसारित है, ये इन्फ्लुएंसर भी हो जाएगी या मीडिया व्यक्ति भी हो जाएगी, ये वो व्यक्ति भी हो जाएगी जो बिजनेस चलाते हैं या कंपनी चलाते हैं, देशों को चलाते हैं, जैसे मिनिस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जिनका नाम रुतबा लोग जानते हैं। अब देखो ये 3 तरह के पावर मैं क्यों अलग अलग कर रहा हूँ। जो फर्स्ट मेंबर पावर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ पावर, सबसे हाईली ब्रूटली पावर, जिसको कोई नहीं जानता, उसके संग ट्रीट कैसे करेंगे? मान लो अगर वो व्यक्ति रोड पे निकल गया तो उसके संग ट्रीट कैसा होगा? गरीबों की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह। एक व्यक्ति जो कम्युनिकेटेड है, जो कि इन्फ्लुएंसर पर्सन है, जिसको सब जानते हैं, उसके संग ट्रीट कैसा होगा? अमीरों की तरह। क्यों अमीरों की तरह हुआ? क्योंकि उसे सब जानते हैं, उसे जानते हैं, इससे पंगा ले गए तो उसके संग कभी वो चीज़ बीतेगी नहीं जो पहले वाले के संग बीती। क्यों नहीं बीतेगी? क्योंकि लोग जानते हैं, लोग गलती नहीं करेंगे।
और अगर गलती नहीं करेगा तो लोग वो एहसास कैसे करेगा? वो तो अपने आप को सुपीरियर समझेगा, और वास्तविक में ये तो चूतिया है। सुपीरियर का है, ये तो निठल्ला है, नीचे बैठा हुआ पिल्ला है, और ये हकीकत है। क्योंकि बिन गलतियों के अगर तुम यूँ सोचो मैं योग्य बन चुका, बिन समय के तुम यूँ सोचो मैं योग्य बन चुका, तो आप केवल और केवल अपनी सुपीरियरिटी में हो। क्योंकि ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, ज्ञान अनंत होता है। अभी आप कुछ नहीं जानते, क्योंकि हकीकत है, आप जो कुछ जानते हो वो ज्ञान कहलाता है, और आप जो कुछ नहीं जानते वह ज्ञानता कहलाती है। और ये वास्तविकता, दोनों परिभाषा अपने आप में सीमित है कि परिभाषाओं के अंत में ही ये लिखा हुआ है, जो जानता हूँ वो ज्ञान, जो नहीं जानता उससे अज्ञान। और जब मैं उस चीज़ को भी जानूंगा तो वापस ज्ञान। तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होने का, क्योंकि इसकी परिभाषा ही है कि जो मैं जानता हूँ वह ज्ञान। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो हाँ, मेरे पे मैं समस्त चीज़ें जानता हूँ, और यदि मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और यही हकीकत है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सब कुछ जान गया, वो संतुष्ट नहीं है, वो इल्यूजन्स में। क्या इल्यूजन्स है? क्योंकि एवरी सर्कमस्टेंस चेंज होगा, चीज़ें रिपीट होगी, या मैं तो सीधी बात कहता हूँ, रिपीट होगी, पर फैक्ट्स हमेशा न्यू होते हैं। लॉजिक सेम होगा पर फैक्ट न्यू होगा, रूप बदल जाएगा, और रूपों का अध्ययन ही तो ज्ञान कहलाता है। और चालाकी क्या कहलाती है कि जब हम कई चीज़ों को एक ही बार चीज़ों को समझ जाते हैं तो एक पैटर्न मिल जाता है, ये चालाकी कहलाती है। सीक्वेंस मिल जाता है अनसीक्वेंसेस के बीच में। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम समझदार कहलाने लग जाते हैं, लॉजिकल पर्सन कहलाने लग जाते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन बनने लग जाते हैं। देखो, 3 चीज़ें होती है दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज मतलब एनी सर्कमस्टेंस, और थर्ड चीज़ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व को कौन? जो ध्यान लगाता है। ध्यान का मतलब फोकस नहीं है, ध्यान का मतलब केवल ये है वॉचर, केवल जो वॉच करता है। ये कौन है? ये केवल शांति में बैठा रहता है, लीन भावना में, इसका कोई वो नहीं है। ये ना तो कुछ बनाता ना कुछ करता, बट ये है जब ये ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व के बाद इसके अंदर से एक इंटेलिजेंस पनपती है, लॉजिक। जब ये चीज़ों को देखता है तो कुछ समझता है, और समझता है तो इसके अंदर से एक और पर्सनैलिटी निकलती है जो रूल करती है। ये कब निकलती है? जब किसी लैंग्वेज या किसी सर्कमस्टेंस को पढ़ती है। एवरी टाइम ये रीड करती है, देन लर्न करती है, रीड करती है, लर्न करती है, और यही 2 रूल्स आ जाते हैं कि रूल्स एंड विदाउट रूल्स। रूल्स को ब्रेक कर जाता है, देन रूल्स मेक कर जाते हैं। इन 2 महीनों मैंने 10 दिनों में 10 दिन बाद रूल्स अब तक मैं जान लूँगा, उसके बाद रूल्स ब्रेक। अब मेजरली हमें क्या समझना है, अंडरस्टैंड क्या करना है? मैंने पूरी बात करी रूल्स, मैंने पूरी बात करी अभी तो अलग सर्कमस्टेंसेस पर। अब मैं मेजरली बात करना चाहता हूँ रूल्स पे, मतलब लॉज पे, कि लॉ कहलाते क्या है। क्योंकि रियलिटी में आपको लॉ समझना है, लॉ है क्या। मैं यही समझ रहा हूँ लॉ। देखो, मैं एवरी टाइम कुछ सर्कमस्टेंस में डील कर रहा हूँ। अभी कुछ समय से मैं थोड़ा, देखो मैं हूँ शाकाहारी व्यक्ति, और शाकाहारी व्यक्ति होने के बाद अगर आप पूर्ण रूप से डाइट ना लो, और यदि आप पूर्ण रूप से वो भोजन प्राप्त ना कर पाओ, वो भी न्यूट्रिशनल, तो आपके शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। ये धीरे धीरे दिखते हैं लक्षण, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर मेरे कमजोरी आ रही है। क्यों? शरीर में थकान, हरारत, ये सारी चीज़ें। देखो, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति निरंतर, एक होता है संपन्न व्यक्ति, रिच पर्सन, स्थिर व्यक्ति। स्थिर व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, भोजन सब, मतलब मांस वगैरह सब कुछ खाता है। एक होता है निरंतर, ये न्यूनतम खाता है, ये या तो कम खाता है और कम में ही जीवन संतुलित करता है। देखो, 2 तरह के पर्सन है। एक व्यक्ति वो भी है जो संसार में होकर संपन्न चीज़ों को बेटर बना रहा है, एक जगह अपना ब्रेन वॉश करके एक जगह रख रहा है, स्पेशलिस्ट की तरह। और एक व्यक्ति वो भी है जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट अगर यूँ सोचे कि मैं संसार में रहकर संसार की चीज़ों में वो करूँगा तो योगदान, तो वो भूल जाए। अगर वो यूँ सोचे कि मैं चीज़ों को बिल्कुल न्यूनतम कर दूँगा तो वो भूल जाए। क्यों? वो बना ही उस चीज़ के लिए कि वो प्रकृति से बाहर जाके रहे, जीवन यापन करें, परंतु वो प्रकृति के अंतर्गत है, तो प्रकृति के अनुसार उसे चीज़ें उतनी न्यूनतम करनी पड़ेगी जितनी एक सर्कमस्टेंस लिमिट देगा। देखो, लिमिट का मतलब क्या है? ना तो इससे ज़्यादा ना इससे कम। ये लिमिट्स होती है, लिमिट्स की 2 पोजीशन होती है, एक मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, एवरी फंक्शन की एक लिमिट होती है, और ये एवरी फंक्शन एवरी सर्कमस्टेंस कहलाता है। जब मैं 19 वर्ष का हूँगा ना, 19 वर्ष का हूँगा, जो 29 मैथ्स में दूंगा ना, 29 मैथमेटिक्स, 29 मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स नहीं कहते, मैथमेटिक्स अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में गणनाएँ कहते हैं। जो 29 तरह की गणनाएँ दूंगा, उसमें मैं आपको
देखो, दो तरह की लाइफ होती है। एक होती है विज्ञान, प्योर विज्ञान, जिसे कहते हैं गणित, गणना कर रहा हूँ मैं फॉर्मूले लगा के इक्वेशंस के फॉर्म में। एक होती है स्टेटमेंट, मार्केटिंग डिमांड। कोई व्यक्ति इतिहास सीख रहा है, परंतु वो इतिहास को मार्केट के अनुसार नहीं लगा पा रहा, तो ये केवल साइंस है, सोशल साइंस नहीं है। एक व्यक्ति मार्केट अनुसार सीख रहा है और उसमें से प्योर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, तो वो समझ लो वो अपनी ज़िंदगी में केवल वही सुख ले रहा है जो उसको चाहिए, वास्तविकता नहीं ले रहा। सोल को जो चाहिए वो नहीं ले रहा वो, क्योंकि सोल तो कुछ जानने आई थी। देखो, आप देख लो, महाभारत में सुना है, हनुमान जो थे वो क्या कहते थे कि देखो जी, मैं तुम्हारे संग चलने को राजी हूँ अगर तुम मुझे ज्ञान दो। यदि ज्ञान ना देता तो मैं तो जा रहा। क्यों? कोई प्राणी जब तक यहाँ रह ही नहीं सकता, जीवित रह ही नहीं सकता, जब तक उसको कुछ ज्ञान ना मिले, उसकी कोई इच्छा ना हो। और हकीकत है, हनुमत इतने समय से इसलिए जीवित है क्योंकि वो ज्ञान की इच्छा रखता है, ज्ञान का प्यासा है कि मुझे कुछ ना कुछ जानना है, मुझे कुछ ना कुछ ग्रहण करना है। और यही हकीकत है, ये भूख होती है जो आत्मा पाती है, आत्मा जानती है। और यदि अगर आप यूँ सोचो कि देखो मैं तो क्या बोलते हैं सोशल साइंस जान के ये सारी चीज़ें करूँगा, तो नहीं, आप अपनी आत्मा का वास्तविक विज्ञान नहीं जान रहे, आप सामाजिक विज्ञान जान रहे हो। सामाजिक विज्ञान मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वहीं अगर आप केवल अपना वास्तविक ज्ञान जान रहे हो तो आप भूल जाओ, वो चीज़ नहीं जान पाओगे जो समाज को चाहिए, और समाज को जो चाहिए होगा फिर आप संपन्न नहीं कहला पाओगे, आप दुखी रहोगे हर पल। केवल आपको वैज्ञानिक दोनों ही ज़रूरी है, दोनों ही अनिवार्य है। यदि आप इतिहास पढ़कर, इतिहास से सीखकर मार्केट को कुछ दे पा रहे हो तो बेटर, आप दोनों चीज़ें पा रहे हो। और यदि आप मार्केट के अनुसार चीज़ें सीख के, जैसे आईटी प्रोफेशनल सीख कर, और उससे वो लॉजिक नहीं ग्रहण कर पा रहे जो आपकी आत्मा को चाहिए, सोल को चाहिए, तो आप डिसअपॉइंट हो गए एक टाइम के बाद, क्योंकि आफ्टर द टाइम वही चीज़ें रिपीट होती है। कॉमन टू ब्राइट, ब्राइट टू कॉमन, मनी रिटर्न होती है, नेचर बैलेंस करता है। और यदि अगर आपने एक तत्व भी नीचे रख दिया तो आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड है। मेजरली मैं लॉस के बाद क्या करना चाहता हूँ, तो देखो, ये तो होगी मार्केट डिमांड के बारे में कि मार्केट डिमांड मांगती है और मार्केट के अनुसार हमें चीज़ें बदलनी होती हैं। देखो, कोई व्यक्ति अगर इतिहास में पीएचडी कर रहा है ना, देखो आप, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो कि मेरी तरह हो, कुछ भी कर रहे हो उसमें से चीज़ें जान ली। जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, ट्रक आगे जा रहा है तो मैंने स्टॉक मार्केट का वो लगा लिया। हाँ जी हाँ, ट्रक आगे जा रहा है, मेरे को ट्रक कट मारना है। अब मेरे पे 3 ऑप्शन हैं। यदि मैंने ट्रक कट मारा और ट्रक ने मेरी साइड ले लिया तो मेरा स्टॉक तुरंत लॉस हो जाएगा पूरा, और मैं एंड हो जाऊंगा, मतलब मेरा जो अकाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, ठीक है। और यदि मैंने पार कर लिया सक्सेसफुली, पर इसके लिए रिस्क क्या है, हाई, तो हाई रिस्क लेकर मैंने मुनाफा भी ज़्यादा कमा लिया, क्योंकि उसके बाद रोड है खाली, तो मेरी बूस्ट बढ़ गया, एक रिस्क भी है। या फिर मैं धीरे धीरे करके स्टॉक के संग चलता रहूँ और समय के संग वो पार कर लूँ, इसे कहते हैं मॉडरेटिंग टाइम। तो 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक कैसे खेले जाते हैं। आप बिल्कुल हाई टेक रिस्क ले लो तो आप फिर एक चांसेस रहेगा कि अगर जहाँ क्रैश हुए वहाँ इतनी टांगें टूट जाएगी कि कभी दोबारा अकाउंट क्या, तुम कर्जे में चले जाओगे, दोबारा सोचोगे नहीं कभी कमाने की। क्यों? सपोज़ करो तुम 1 करोड़ की बोलियाँ खेल रहे हो, तुमने 1 करोड़ कमा दी, क्या 1 करोड़ कमाना बिल्कुल आसान है? कहोगे वाई? बिकॉज आप 1 करोड़ 1 रुपया लगा रहे हो, तो 1 रुपया तो मत सोचो, 1 रुपया तो आप तुरंत ले आओगे दूसरी टाइम से, पर 1 करोड़ लगा रहे हो, 1 करोड़ तुरंत लॉस कर दिया पूरा, तो नहीं। या फिर मान के चलो आपने रिस्क लिया और तुरंत सक्सेसफुल हो गए, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ बना दिया, पर इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये तो 2 अपॉर्चुनिटी थी। तीसरा, मॉडरेटिंग टाइम चले। मॉडरेटिंग का मतलब क्या है, धीरे धीरे स्टॉक के संग धीरे धीरे टाइम के संग यहाँ टाइम पैदा हो गया, द बॉन्डिंग ऑफ टाइम, ठीक है। टाइम पैदा हो गया और समय के संग क्या हो गया, ट्रक ने भी वो बढ़ा और समय के साथ आपका पैसा भी बढ़ गया। क्या ज़्यादा बढ़ा? नहीं, पर डिस्टेंस कवर हो गया। 1 करोड़ से घटा नहीं, 1.5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, बस। और चौथा क्या है? चौथा सिर्फ यही है, आप मार्केट से एग्जिट कर गए, मतलब आपने रास्ता ही बदल दिया। आपने कहा मैं इधर पैसे ही नहीं लगाना, कहीं और लगा दो। तो एवरी टाइम ये 4 सर्कमस्टेंस रहेगी स्टॉक में। तो अगर आप मेरी तरह इतिहास पढ़ के भी चीज़ लगा लोगे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ के भी, पर ये परसेप्शन पे तय करता है व्यक्ति कैसा, क्या आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। यदि हो रहे हो तो आप नहीं जान पाओगे ज्ञान।
क्यों नहीं जान पाओगे? देखो मैं सामान्य तरीके से बात करूँगा। अगर आप इन्फ्लुएंस होते तो आप अपनी बुद्धि खो देते हो, वास्तविक विज्ञान खो देते हो, समाजी विज्ञान में ज़्यादा हो जाते हो, फंस जाते हो। क्यों? ये सब देवीय तत्व है। ह्यूमैनिटिक नेचर क्या लालच करता है, वो संतुष्ट नहीं होता, वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता जब तक उसका ब्रेन फ्री नहीं होगा। क्योंकि ब्रेन अगर किसी वेब में, किसी लूप में पहले ही फंसा हुआ है तो वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं सोच पाएगा चिंतन। तो बेहतर क्या, चीज़ों को त्याग दो। जो चीज़ नहीं सोचने दे रही उस चीज़ को त्याग दो एक समय के बाद। जैसे मैं हूँ, अगर मैं यही चीज़ मेरे को क्यों हो रही है, क्योंकि मैं बार बार इन्फ्लुएंस में हो रहा हूँ आजकल, तो मुझे चीज़ें याद नहीं रह रही। बट अगर मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ, बिल्कुल कह दूँ कि मुझे नहीं जाना काम पे एक दिन के लिए, तो मैं उस दिन बेटर दूँगा। या फिर इसका ऐसे ही सर्कमस्टेंस होगा, 9 दिन अनफेवरेबल, एक दिन प्रोडक्टिव में। अब आखिर आपको क्या समझना है? देखो आखिर ये समझना है आपको, एंड टू एंड एवरी सर्कमस्टेंस में मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा तो मैं चीज़ें नहीं जान पाऊँगा। यदि मैं प्रोडक्टिव होना है, बेटर होना है, तो मुझे इन्फ्लुएंस होना बंद होना होगा। इन्फ्लुएंस का अगर क्या मैं इन्फ्लुएंस ना हूँ, ना होना है इन्फ्लुएंस, क्यों नहीं होना? इन्फ्लुएंस तो होना ही आपको। एवरी सर्कमस्टेंस में आप जाओगे, वहाँ के 2 तरीके सीखोगे। जब 2 तरीके ओवर लगे तो अपने आप को यूँ कहो, देखो जी ये ओवर हो रहा है, थोड़ा एग्जिट कर जाओ। जब एग्जिट करके वापस आओगे, फिर एग्जिट कर जाओगे, तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। देखो मुझे एक लिमिट तक वो होना है। जैसे मान के चलो कोई चीज़ है, आपने कहा देखो मैं बेनियम चल रहा हूँ, जब आपको दुख हुआ तो आपने कहा चलो यार थोड़े नियम बनाते हैं। ये थोड़े नियम वाला विचार कब आया? जब आपने बार बार एक ही चीज़ को करा तो आपको अकल आ गई। ये अकल समय के साथ आती है। जब आप नियमों पे चल रहे हो, मान लो आपने एक नियम बना दिया, अब आपने वो नियम खुद पे फेस हो रहे हैं, खुद पे नहीं फेस हो रहे। देखिए एक ह्यूमन, एक गंदी नाली का कीड़ा हमेशा विचार ये करेगा कि मैं दूसरों को हानि पहुँचाऊँ और खुद के फ़ायदे देखूँ। तो वो भूल जाओ, क्योंकि नेचर जब लपेटेगा ना तो ऐसा लपेटेगा, ना तो थाली रहेगी ना चाटा, गाल सूखते चल जाएगा। हकीकत है। नहीं है विश्वास तो पड़ेगा चाटा जिस दिन, तो अपने आप अकल आ जाएगी। आपकी सोल डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अगर आप ये नहीं जानते हो कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता, तो आत्मा का अंत होता है। ये भूल जाए कि आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा क्या? अंतर्चेतन, समतल चेतन। आत्मा रूप बदलती है। अगर आपने चीज़ें इतनी गंद करी है तो आप हमेशा समझो, किसी चीज़ की कभी मृत्यु नहीं होती, पलायन होता है ना, पर मृत्यु उस जगह के लिए होती है। सपोज करो आत्मा जिस यूनिवर्स में घूम रही है, उस यूनिवर्स से उस आत्मा को भगा दे। ये जिस भी चिंतन से जो उसकी पहचान है वास्तविक, उस पहचान को ही बदल दे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएं आत्मा क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती। मैं आपकी मूल आइडेंटिटी अगर चेंज कर दूं, रीप्रोग्रामिंग कर दूं, तो आप ओवरऑली चेंज हो। यदि मैं आपकी याददाश्त मिटा दूं और आपको एक नए व्यक्ति की तरह जन्म दे दूं, तो आप यूँ नहीं कह सकते कि मैं लव हूँ, मेरा नाम लव है। नहीं, मैं कुछ और पर्सनैलिटी हूँ। यही हकीकत है कि मैं आपकी पहचान मिटा सकता हूँ एक जन्म के बाद, और ये हकीकत है। दुनिया सोचती है मैं कितना भी बना दूँ, और हकीकत ये है कि अगले जन्म में उसके पास उसे दोबारा बनाना पड़ता है। जो ब्रूटल करके जाते हैं समय के संग, तो ब्रूटलिटी कुछ नहीं है। कुछ जने समय से पहले मैच्योर हो गए, कुछ समय के बाद, पर मैच्योर सब हो रहे हैं। मैच्योरेशन के बाद बुढ़ापा आ रहा है, और बुढ़ापे के बाद वही साइकिल रिसाइकिल हो रही है। मेजरली मैं अब लॉ के बारे में बात करूँगा, तो लॉज कहलाते क्या है। मैंने देखा कि चीज़ें अव्यवस्थित रूप से चल रही है और चीज़ें बेहतर रूप से नहीं चल रही, तो मैंने कहा व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए नियम बहुत अनिवार्य है, और नियमों की महत्वता पता चली समय के साथ। और जब नियमों की महत्वता पता चली समय के साथ, तो नियम मैंने देखे कि नियम बनाने क्या है। क्या नियम दूसरों को ब्रूटल करने बनाने हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गरीबी झेल चुका हूँ, मैं गरीबी परख चुका हूँ, और मैं सर्कमस्टेंस को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ। तो अब मैं जब अंडरस्टैंडिंग कर चुका हूँ, तो मैं बेटर बनाऊँगा। मैं जब औरों से ज़्यादा टाइम देकर आया हूँ मिस्टेक में, औरों से ज़्यादा टाइम देकर आया हूँ, क्या बोलते, एक गरीबी के क्षेत्र में, तो मैं अब वो नीतियाँ बनाऊँगा जो कि सुधारक की नीतियाँ होगी, ना कि बेकार नीति होगी। देखो, अगर कोई व्यक्ति जन्मों जन्म से बिल्कुल शहंशाह की ज़िंदगी जी रहा है, तो वो शहंशाह वाले रूल बनाएगा। पर जो व्यक्ति एक 3 लेवल है, एक व्यक्ति जो शहंशाही वाली जीवन जी रहा है, मतलब जीवन भर उसने सुख लिए, तो अगर उसके अंदर एक बेहतर चिंतक है,
बेहतर चिंता की, वो ईश्वरीय व्यक्ति है, तो वो अमीर होने के बाद भी गरीबों को देखकर अपने आप को गरीब समझेगा। ठीक है, ये तो है बहुत वो। जैसे मान लो मैंने कहा कि गोरे व्यक्ति जो होते हैं वो ज़्यादातर एरोगेंट होंगे, वो होंगे, ये होंगे, ठीक है ना। मैंने कहा बट उनमें भी हो सकता है एक आधा मिसवेरिएबल निकल जाए कि वो दूसरों को देखकर उनकी गरीबी को अनुभूति कर ले। देखो, अनुभव और अनुभूति में अलग होता है अंतर। अनुभव होता है कि खुद से एक्सपीरियंस कर लेना, अनुभूति होती है दूसरे को देखकर उसी की चीज़ों को फील कर लेना। तो यहाँ ईश्वरीय तत्व पता चलता है कि हमें अगर अनुभूति करने का वो है कि हम अमीर होकर भी हमें गरीबों की प्रॉब्लम्स देखकर उनको गरीबों की तरह, गरीबों से ज़्यादा अच्छा ग्रहण कर पा रहे हैं और उसका सुधारक बन पा रहे हैं, तो हम सुधारक का कारक है। दो ही चीज़ें करोगे, या तो सुधार करोगे या चीज़ें पलायन करोगे, या तो आप भारत को छोड़ोगे या भारत को बेहतर करोगे। मैं भारत को बेहतर करना चुनूँगा। क्यों? ये मेरी जन्मभूमि है, और ये मेरी जन्मभूमि है तो यही मेरी मृत्यु भूमि कहलाएगी, और ये मेरी मृत्यु भूमि और जन्मभूमि कहलाएगी, तो जीवन भी मेरा यही है। और जब जीवन मेरा यही है तो यही मेरा कर्तव्य है, बिकॉज ये मेरा अस्तित्व है। ये अस्तित्व है तो मेरा धर्म है ये, और यही वास्तविकता है। वरना होने को तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, मैं चीज़ें सुधारने के लिए तो हमेशा ध्यान रखो, एक रूल ये भी चलता है, जो चीज़ें परफेक्ट होती है, जो चीज़ें डेवलप्ड होती है, जो चीज़ें टेक्नोलॉजिकली होती है, जो बिल्कुल लेटेस्ट होती है, जो बिल्कुल एडवांस होती है, वो हमेशा बैलेंस पॉइंट बनाती है। बैलेंस कैसे बनाती है? अपनी जगहों को बेहतर करने के लिए दूसरी जगहों को गंद कर देती है। इसको थोड़ा शॉर्ट में मैंने पढ़ा था, शॉर्ट में मतलब कि यूट्यूब की शॉर्ट्स में मैंने सुना था कि चाइना वगैरह अपने आप को बेटर करने के लिए कहीं और खदानें खो देते हैं, कहीं और से खनन करते हैं और अपने यहाँ बेहतर करते हैं। ये है परफेक्ट की नीतियाँ, प्रोडक्टिव नीतियाँ जब मैं बनाऊँगा समय के साथ, तो भारत ऐसा देश होगा जो खुद के अंदर बीमारियाँ पनपनाता है, खुद के अंदर बीमारियों को सॉल्व कर लेता है, खुद के अंदर अपने आप को बेटर बना लेता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी नॉट अ परफेक्ट, प्रोडक्टिविटी नॉट अ प्योर इम्परफेक्ट, प्रोडक्टिविटी इज द मिडल ऑफ परफेक्ट। प्रोडक्टिविटी ऑलवेज मतलब कि स्टेबलाइज चल रही है, और स्टेबलाइज चल रही है तो मतलब कि दीर्घकालिक चलेगी, मॉडरेट चल रही है तो बहुत लॉन्ग टर्म चलेगी। और मुझे भारत को ऐसा बनाना है कि भारत लाखों साल तक राज करे, और पूरे ग्रहों में भी, देशों में भी, अनंत काल तक मैं उसे संपन्न बना दूंगा, वो भी संतुष्टि के साथ। उसे सब कुछ का संपूर्ण नहीं बनाऊंगा, समस्त चीज़ों का संपन्न मुझे नहीं बनाना, मुझे परफेक्ट नहीं बनाना, क्योंकि मुझे जानता हूँ कि जितना हायर ग्रेड का वो चलेगा उतनी जल्दी जब टांगें टूटेगी तो ऐसी टूटेगी कि उठने के कभी चांसेस नहीं है। बट मैं टांगों में ऐसी बीमारियाँ डालूंगा कि वो टांगें ही, वो बीमारियाँ ही टांगों को वास्तविकता बनाएंगे, एक जीवन बनाएंगे, और जीवन अंत काल तक चलता है। तो मुझे भारत को कोई परफेक्ट नहीं बनाना, मुझे भारत को केवल प्रोडक्टिव बनाना, और डैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं नेचर हूँ, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं कोई जीव नहीं हूँ। भारत को मैं वो भूमि बनाऊँगा जो कि जीवन की खिलाएगी, नेचर की खिलाएगी, रियल आइडेंटिटी। फेक आइडेंटिटीज़ को मैं यूँ मिटा दूँगा चुटकियों में जब फॉर्मूलेस बनाऊँगा। फॉर्मूलेस का मतलब ऐसे नहीं है कि फॉर्मूला कि मैं कोई थ्योरी बनाऊँगा, ना 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 ना। 19 साल का व्यक्ति इंजीनियरिंग करना जानता है, पुर्जा चलाना जानेगा, यंत्र बनाएगा तो ऐसे भी यंत्र बना देगा कि मिनटों में देशों को भी समाप्त कर दे, कोलैप्स कर दे, सेकंडों में एरिया सेक्टर बनाकर। इन सब के लिए ज़्यादा तकनीकी नहीं चाहिए होती, बस मटेरियल चाहिए, और दो चीज़ें और चाहिए, माइंडसेट, मटेरियल, और थर्ड चीज़ कंपनी, सहयोग चाहिए केवल। यदि आप सहयोग नहीं दोगे तो फिर मैं आपका ही सर्वनाश का पहले हित बनाऊंगा, क्योंकि पहले मेरा हमेशा से केवल ये है, अगर मैनेजमेंट को प्रोडक्टिव बनाना तो पहले मैनेजमेंट को क्लियर कर दो, अगर गंद मैनेजमेंट है पहले उसको निकाल दो। यदि भारत के लोग भारत में रहने के लायक नहीं है तो मैं पहले सबसे पहले भारत के लोगों को ही समाप्त करूँगा, फिर भारत ने अपन बनाऊँगा, और ये वास्तविकता है। क्योंकि ये मैं कोई वैसा पर्सन नहीं हूँ कि मैं रूल्स पे चलने वाला पर्सन हूँ, मैं बे रूल्स वाला भी हूँ, पर मैं रूल्स पे इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं एक जीवन को जीवन मानता हूँ, मैं एक वस्तु को वस्तु मानता हूँ। यदि मैंने ये छोड़ दिया तो मेरा रूप वो भी है जो किसी चीज़ को कुछ नहीं मानता। तो ये समझदारी आपकी है, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए या परफेक्शन चाहिए। अगर परफेक्शन चाहिए तो शुक्रिया, मैं आपको मिटाने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और यदि अगर आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो सहयोग दो मेरा, मैं माइंडसेट हूँ, रिसोर्स मैं जुटाऊँगा, सहयोग चाहिए केवल बनाऊँगा,
वो नहीं, वरना फिर मैं सीधी बात है अकेले बनाऊँगा तो फिर मैं अकेले रूल करूँगा चीज़ों पे, ये हकीकत है। तो रूल्स कैसे चाहिए? रूल्स चाहिए प्रोडक्टिव रूल्स। तो 3 तरह के मैंने फेज़ बात करे। एक व्यक्ति जो अमीर है, संपन्न है, और उसमें भी 2 फेज़ बात करी कि एक अनुभव और अनुभूति। अनुभूति का मतलब ये है कि चीज़ों को कैसे अनुभूति करना। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति जो गरीब है, गरीब में मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति जो अमीर है, संपन्न है, बिल्कुल जीवन में कुछ नहीं सीखा। एक व्यक्ति जो गरीब है, मिडल पर्सन है, मिडल रिच है। मिडल पर्सन क्या हो गया कि चीज़ों को सीखा, समझा, जाना, संघर्ष भी करा और रिच बना है, ये अनुभव करके बना है। तीसरा व्यक्ति जो एक्सट्रीम वो है, पुअर है। एक्सट्रीम पुअर का मतलब गंदगी से चीज़ें सीख के बैठा है, ये ज़्यादा सीखा है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आया है मिस्टेक्स में। जो मिडल पर्सन था, जो फर्स्ट पर्सन था, उसने तो एक भी मिस्टेक ही नहीं करी, वो तो गॉड पर्सनैलिटी था। उसके अंदर तो 2 क्वालिटी थी, एक तो अनुभव, उसने जीवन भर से कुछ संघर्ष नहीं लिया, तो वो कैसे नियम बनाएगा? गंद नियम बनाएगा, गंद। वो केवल अपने फेवर की देखेगा, कहेगा दुनिया मेरे अनुसार चलनी चाहिए, दुनिया मेरा आदेश माननी चाहिए, दुनिया मेरा वो करना चाहिए, जैसे अपने आप को गॉड समझेगा, या वो अपना विनाश करेगा, अपनी आने वाली पीढ़ी का विनाश करेगा। दूसरा व्यक्ति, उसी में दूसरा व्यक्ति अनुभूति पर्सन। मैंने गरीबी नहीं झेली पूरी भी, बट मैं दूसरों को देखकर उनसे सीख गया कि दूसरे कितना कष्ट में रहते हैं, तो ये दूसरों के लिए क्या कहता है कि दूसरों को सहूलियत दो, दूसरों को बेहतर दो। अब आ गया दूसरी स्टेज का पर्सन, मिडल पर्सन ने सपोज करो 100 मिस्टेक करी, पहले वाले ने एक भी मिस्टेक नहीं करी थी, दोनों ने। दूसरे वाले ने एक मिस्टेक, मान लो 100 मिस्टेक करी, तो 100 मिस्टेक करी है, तो तीसरा वाला जो होगा ना, लास्ट स्टेज का, जो एक्सट्रीम पुअर होगा, उसने लाखों मिस्टेक करी होगी। तो यहाँ पे क्या अंतर आ गया? देखो, जो दूसरा वाला मिडल स्टेज वाला होगा वो हो गया अम्बेडकर, चीज़ों को व्याख्या लिया कि दलितों के संग बुरा हो रहा है, तो नया धर्म बनाने की ज़रूरत है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है, क्योंकि मान्यता गलत नहीं थी, वर्ण सभ्यता कोई गलत नहीं थी। वर्ण सभ्यता 3 तरीके से चलती है, देखो, हमें 3 तरीके से परिवर्तन आ रहा है। एक मेरे मन और विचार में, कहने को मैं क्षत्रिय हूँ, कहने को मैं ब्राह्मण भी हूँ, कहने को मैं क्या बोलते हैं शूद्र भी हूँ, कहने को मैं एक बनिया भी हूँ, परंतु मैं औलाद किसकी हूँ? एक बनिया की। ये तो हो गया सूक्ष्मकालिक, इसमें मेरे कोई जोग्राफिकली वो मॉर्फोलॉजिकली परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। एक होगा मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी, कि मान लो मैं बनिया की औलाद हूँ तो मेरा दिमाग तेज है, ब्राह्मण की औलाद हूँ तो मैं नॉलेजेबल बहुत हूँ, अगर मैं किसी जाट गुजर की औलाद हूँ तो तगड़ा टुकड़ा हूँ। पर ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, ये पूरा चेंज नहीं है मेरे अंदर। एक आगा दीर्घकालिक चेंज, एक्सट्रीम दीर्घकालिक चेंज। मैं मानव हूँ, ये मेरा एक्सट्रीम दीर्घकालिक चेंज है। मैं बंदर हूँ, ये एक्सट्रीम दीर्घकालिक चेंज है, क्योंकि सब स्पेसीज ऐसे विभिन्न पनपी है, परंतु ऐसे पनपी है, ऐसे नहीं पनपी कि एक ही चैन से दूसरी चैन इन्वॉल्व हो रही है, ऐसे नहीं पनपी, ऐसे पनपी है इस तरीके से। मतलब यूँ कह लो कि अगर यूँ कहे कि हम बंदर से हम इंसान बने, नहीं बने, बंदर अलग पनपा है, हम अलग पनपे, ऐसे पनपे है और ऐसे पनपे है। ऐसे मतलब एक ऐसे फिर ऐसे, जैसे वो नहीं होते वो 12 सिंगा के सिंग, यूँ करके फिर यूँ करके, ऐसे स्पीसीज पनपी है। मतलब कि कुछ स्पीसीज बिल्कुल इवोल्यूशन ऐसे चैन बाय इस तरीके से होती है, तो हम डिस्टिंक्ट की, पर हम पनपे एक ही सेंटर से है, सारे के सारे एक ही जीवित प्राणियों से पनपे, मतलब एक ही तरह की जीवित प्राणी, एक जीव से नहीं, एक ही तरह की जीवित प्राणियों से। मान लो किसी वाटर में एल्गी पनपी, उसी कई सारी एल्गियों से मिलकर ही अनगिनत एल्गियों से अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ पन पाई। कुछ समझ में आ रहा है मेंटेलिटी? एक ही एल्गी से नहीं पनपे, अनगिनत एल्गियों से अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से, अलग अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग थोड़े थोड़े रूपांतरण के कारण अलग अलग स्पीसीज पनपती गई जोग्राफिकली। ऐसे पनपे हम, मतलब कॉम्प्लेक्स है थोड़ी, इंसान नहीं समझ सकता, ठीक है। मेजरली हम यूँ पनपे हैं, ठीक है। यूँ का मतलब कोई चैन ऐसे कनेक्टेड नहीं है, बट एंड टू एंड एक ही टाइप की स्पीसीज से हम पनपे है। वो एक ही टाइप की स्पीसीज क्या होगी? वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर और क्या बोलते हैं फायर, ये 5 तत्व, ठीक है। इन 5 तत्वों से लाइफ बनी है और इन 5 तत्वों से हम पनपे हैं। एक ही टाइप के एलिमेंट्स, बट सिचुएशंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज पनप गई।
मेजरली मैं बात करना चाहता हूँ तो एक्सट्रीम वो है, वो पूरी एनाटॉमी वगैरह सब कुछ चेंज कर देगी। ये 3 पर जो वर्ण व्यवस्था है, ये चारों शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये चारों अलग अलग उपस्थित रहती है। पर मानव की समझ इतनी बेवकूफ़ है कि समय के संग उसमें बीमारियाँ आती है। उन बीमारियों ने क्या करा कि गुरु कुछ और लिख के कहता, अच्छा नहीं लगा तो उसे बदल दिया या उसका कुछ और ही मतलब समझ लिया और उसको आगे का कह दिया कि वर्ण व्यवस्था कास्ट बाय है, बल्कि वो तो केवल मिडल वाले में रखती थी, बाकियों में कहाँ रखती थी अंतर। एक वर्ग या समूह या जाति एक समान तरह के विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाने वाली जाति कहलाती है। एक वर्ग एक समान विचार रखने वाले समूह एक वर्ग कहलाता है, ठीक है, ये कहलाता है हकीकत में। और ये हकीकत में मानसिक में भी आप एक मेंटेलिटी को आप में चेंज आने लग जाएगा धीरे धीरे उस अनुसार। क्यों, मैं तो ज्योग्राफी बायोलॉजी मैं तो फिलोसफी वाला व्यक्ति हूँ, तो मेरे को पता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। कि रियलिटी कहती है कि पहले मैं जानता था सब कुछ, फिर मैं जाना कि मैं ही कौन हूँ, कि मैं कुछ नहीं जानता, और बाद में मैं कुछ नहीं जानता मैं सब कुछ जान गया। ये है फिलोसफी, जो कि एक्सट्रीम लेवल होती है और मैं उसको क्रॉस कर चुका हूँ। बिकॉज मैं वो गंदी नाली का कीड़ा हूँ जिसने 12वीं छोड़ के कॉलेज में ना जाकर 10 किताबें ना पढ़कर समाज को चुना और समाज में गंदगी की तरह पनपा और उस कीड़े रूपी रूप में ही समस्त ज्ञान ले लिया जो एक मानव उल्लू का पट्टा ना ले पाया। और ये हकीकत है, ये मेरी इन्फ्लुएंशियल टॉक है क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ। मेजरली में फिर आके मैं एंड टू एंड क्या बात करना चाहता हूँ, एंड टू एंड में ये बात करना चाहता हूँ कि देखो लॉज अब हमें बनाने को से देखो जो अम्बेडकर था वो मिडल वाला था। मिडल मतलब 100 मिस्टेक करी तो उसे ये हुआ दलितों के संग वर्ग हो रहा है तो दलित दूसरा वर्ग बना लिया। दूसरा वर्ग मतलब दूसरी जाति बनाने की सोची कि दलितों का तब तक हनन होता रहेगा जब तक वो हिंदू धर्म में। हकीकत में फिर वो बाद में किसी और चीज़ का हनन करेंगे। मान लो दलितों का अलग धर्म बना दिया तो दलित किस में हनन करेंगे, हिंदुओं का, मान लो जनरल वाली कैटेगरी का हनन करेंगे। तो ये चलता रहता। फिर मान के चलो अम्बेडकर जनरल की कैटेगरी में कल को पैदा होता तो वो कहता जनरल वालों के संग अन्याय हो रहा है, जनरल वालों के वो लिखना है। तो उसने फिर क्या बोलते, फिर नया धर्म बनाया। नया धर्म क्या बनाया कि अब जनरल नाम की कैटेगरी के जैसे ब्राह्मण हो गए, ये हो गए, उच्च वर्ग के, ये अलग हो गए। फिर ब्राह्मण वालों ने क्षत्रियों के संग अलग करा तो अगली बार भगवान ने उसे क्षत्रिय में पैदा कर दिया तो उसने कहा क्षत्रियों का अलग वो है तो क्षत्रियों नाम का अलग धर्म। इतने तो धर्म बना दिए, इतनी तो जातियाँ बना दी। अरे कुत्ते, इतना ही, मतलब मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा, मैं यूँ कहना चाहता हूँ। बाद में अकल आई अम्बेडकर जी को बाद में अकल आई 3 या 4 जन्म बीतने के बाद कि देखो अब की बार मैं कोई अलग पीढ़ी बना ही नहीं रहा, मैं उसी पीढ़ी को सुधार करूँगा। यह अकल कैसे आई? 10 बार रिपीटेशन करने के बाद, ठीक है। अब समझ लो इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाएगी, एक अनुभव और अनुभूति मतलब डायरेक्ट ही समझ गया कि देखो किसी चीज़ का पलायन या किसी चीज़ को छोड़ने से उसका कोई समाधान नहीं है, उसी चीज़ का वहीं रहकर सुधार करने से ही समाधान है। भारत के अमीर लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब अमीर हो जाते हैं तो वो नेचर का सबसे बढ़िया लॉ भूल जाते हैं कि हाई टू लो फ्लो करती है एनर्जी। हाई टू लो कि अगर आप अमीर बन चुके हो तो अब आपका कर्तव्य बनता है, अब आपका धर्म बनता है कि अब जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको संपन्न बनाया जाए, उनको समतल बनाया जाए। और ये हकीकत है कि नेचर खुद एक लॉ बनाती है हाई टू लो, तो आप क्यों नहीं मान रखते उसका हाई टू लो को कंफर्म करते हैं कि जब हम अमीर बन चुके तो हम तो सीधा कहते हैं हमें तो यहाँ जीना ही नहीं है, हम तो भारत में रहना ही नहीं है, हम तो अमेरिका जा रहे हैं। ये मेरी भी सोच थी, पर समय के संग मुझे नियम पता चला कि हाई टू लो फ्लो करती है कि जब मैं अमीर बन जाऊँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भारत को सुधारूँ यहीं रहकर। और ये हकीकत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका से नफरत करने लग जाऊँगा, नहीं, बाकी देशों से नफरत करने लग जाऊँगा, नहीं, पर मैं सबको एक बना सकता हूँ। ये एकजुटता भारत के लोगों में नहीं है, इसी कारण से भारत गरीब है। सबसे हमारे यहाँ पे रूल होने का भी समाधान यही था कि एकजुटता नहीं थी, और जहाँ एकजुटता नहीं होती वहाँ ऊपर वाला भी दुखी होता है, वो क्रोधित होता है कि जहाँ एकजुटता नहीं होती। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ चीज़ों को, मैं चीज़ों के अनुसार बदलता हूँ अपने आप को। तो जब मेरे संग कोई घटता नहीं है तो मैं सीधी सी कहता हूँ कि अब की बार जो आएगा वो तुम्हें खाट देगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद क्रोधित होता हूँ, ऊपर वाला खुद क्रोधित होता है कि देखो ये व्यक्ति अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ करके कि तुम में अलग ही टाइप के कर्ण पर पे है।
कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने को वो ही नहीं हो रहे, तुम तो अपनी बातें थोपे जा रहे हो, तो ये तो अनबैलेंस कर दिए। और फिर नेचर भी कहेगा ये अनबैलेंस कर रहा है मुझे को, भले ही अपना एग्जिस्टेंस नहीं रहना चाहता, क्या मैं इसे मिटा दूँ। और गॉड से कहेगा क्या मैं इसे मिटा दूँ। फिर शिव रूपी ऑब्जर्वर कहेगा रुको रुको अभी देखन दो, समय बीता। फिर समय भी कह रहा देखो देखो बहुत टाइम बीत चुका, कैसे मैं मिटा दूँ। अब देखो इतने सारे गॉड मिलकर आपको कह रहे हैं कि मिटा दो मिटा दो मिटा दो, आपकी आत्मा का क्या बुतरा बनाएंगे। सोचो सोचो क्या बुतरा बनाएंगे। आपको ऐसा कर देंगे कि ज़मीन के अंदर आधा गाड़ के ना तो मरने देंगे ना जीने देंगे, वहीं पड़े रहने देंगे, क्योंकि समय है वहाँ पे। समय भी आपसे क्रोधित है, प्रकृति भी आपसे क्रोधित है, ईश्वर भी आपसे क्रोधित है, दूसरा ईश्वर भी आपसे क्रोधित है, और खुद ऑब्जर्वर भी आपसे क्रोधित है, क्योंकि आप सुधरे नहीं। ये पांचों तरह के लोग क्रोधित हैं और ऐसा बुतरा बनाएंगे। फिर ना तो आप कुछ रहोगे, क्योंकि ये पांचों कोई नहीं है, आपकी चेतना ही है पांचों तरह की। मतलब आप खुद का खुद ऐसा बुतरा बना लोगे कि कुछ पता ही नहीं चलना। इसलिए कहता हूँ मैं, कंट्रोलिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज़ और अपनी बात रखना कॉन्फिडेंटली दोनों ज़रूरी है। एंड टू एंड में क्या कहना चाहता हूँ, एंड टू मैं यही कहना चाहता हूँ मेजरली, जो एक्सट्रीम रो वाला था उसने क्या करा, उसने लाखों गलतियाँ करी। तो लाखों गलतियाँ करने के बाद समझ में आ गया अच्छा यार सुधार करना ज़रूरी है। अब बताओ 3 टाइप की कैटेगरीज है, इसमें भी अनुभव और अनुभूति आ जाएगी। अनुभव का मतलब ज़्यादा तो करी पर फिर भी वो इन्फ्लुएंस हो गया। तो मिडल और थर्ड पर्सन एक ही है एक तरीके से, बस थोड़ा एक्सट्रीम है और थोड़ा वो है। ओवर और बैलेंस पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं लाइफ के लिए। नेचर हमेशा दुखी तब होती है जब कोई उसका बैलेंस तोड़ रहा होता है, क्योंकि नेचर खुद कहती है कि मैं बैलेंस से तो जी रही हूँ, और आप मेरी अगर लाइफ छीनने जाओगे तो मैं आपका क्या क्या छीन लूँगी। एंड टू एंड कंक्लूजन यही है, लॉज करने कैसे प्रोडक्टिव बनाने, कैसे प्रोडक्टिव बनाने। भाई मुझे लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, और क्या बोलते हैं अगर तुम कोई स्किल्स नहीं सीखोगे, कोई चीज़ नहीं सीखोगे, तो क्या बोलते हैं ऐसे थोड़ी ना कि दुनिया तुम्हें रख लेगी, दुनिया तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने आप को स्किलफुल करा, मैंने अपने आप के लिए नियम बनाए। और जब मुझे अगर लगे कि भाई नियम बेकार है तो मैंने उस नियमों को तोड़ा। और नियमों पे चलना, मैंने कहा भाई नियमों पे चलना बेकार है, ज़िंदगी में कुछ करना बेकार है, पर जी तो रहा ही हो। तो समय ने मुझे ये एहसास दिलाया देखो जी रहे हो तो कुछ ना कुछ अभी के लिए रखना पड़ेगा। बेशक आप कितना भी जानते हो असलियत कि हकीकत में कुछ नहीं रखता, पर आपको लगाव रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन है। आप शिव बनकर यूँ नहीं सोच सकते कि मैं संसार में जीऊँगा, क्योंकि शिव का सिर्फ एक ही जगह है, जंगल, ये संसार से बाहर, या पृथ्वी से बाहर, या धरती से बाहर। क्योंकि शिव रूप मतलब आत्मा ही रूप, और आत्मा रूप मतलब शरीर के बिना। यदि आप शरीर में हो तो आप शरीर को थोड़ा सा वो दो, शरीर आपके लिए सब कुछ करने को राजी है। और यदि अगर आप कुछ अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो फिर शरीर भी कहेगा कि मैं जा रहा मरने, जो उखाड़ना अपने आप उखाड़ लो। और ये रियलिटी है। फिर नेचर भी कहेगा कि आप गंद हो,